हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद MKF में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज की वीडियो में आपको मौर्य डायनेस्टी से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। साथियों, हमने ये डिसीजन लिया है कि हम आपको 4-5 वीडियो में सारा मौर्य वंश कवर करा देंगे। बस साथियों, आपको आवश्यकता है वीडियो को देखने की, और साथियों हो सके तो सभी प्रश्नों को नोट जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं होती जिसमें इस वंश से संबंधित 1 या 2 प्रश्न ना आते हों। इसलिए साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है और आने वाली इस सीरीज की सभी वीडियोस भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के बिल्कुल ध्यान से देखना। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के अंतिम शासक को हराकर राजगद्दी हासिल की थी। बताइए दोस्तों, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, वृहद्रथ या फिर नंद वंश। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका राइट आंसर जानते होंगे। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नंद वंश। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर ही साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी हासिल की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि मौर्य वंश की प्रमुख राजधानी निम्न में से क्या होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका राइट आंसर जानते होंगे। साथियों, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र ही मौर्य वंश की प्रमुख राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किस वर्ष हुआ था। बताइए दोस्तों, 345, 322 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व या फिर 445 ईसा पूर्व। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 345 ईसा पूर्व को ही चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर किस वर्ष बैठा था। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 322 ईसा पूर्व को ही चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के किस सेनापति को युद्ध में पराजित किया था। साथियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में सीधे पूछा जाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर के सेनापति थे और 305 ईसा पूर्व में ही इन्हीं को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हराया था, इनको पराजित किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। कार्नेलिया, इंदुमती, तारामती या फिर सुबला। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कार्नेलिया, और साथियों कार्नेलिया को ही याद रखिएगा, कार्नेलिया का ही दूसरा नाम था हेलेना। और साथियों, इनकी दूसरी पत्नी थी दुर्धरा, लेकिन हेलेना जो थी यह थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कार्नेलिया किसकी पुत्री थी। अभी आपको पिछले प्रश्न में बता दिया गया है कि हेलेना किसकी पुत्री थी। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूकस निकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन निम्न में से किसने किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कौटिल्य, एपियानस, मेगस्थनीज या फिर भद्रबाहु। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एपियानस। साथियों, एपियानस एक यूनानी इतिहासकार था और इसी ने इन दोनों के बीच हुए महायुद्ध का वर्णन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने किस व्यक्ति को राजदूत बनाकर भेजा था। मेगस्थनीज, भद्रसार, एहनानूर या फिर कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेगस्थनीज को ही चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनाकर भेजा था। और साथियों, 305 ईसा पूर्व में इन दोनों के बीच युद्ध होता है और 304 ईस्वी में जब सेल्यूकस निकेटर युद्ध में हार गया और संधि पर मजबूर हो गया, तो साथियों उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को ही चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को किस नाम से पुकारा था। शरणबेलगोला, पटना, पालिमबोथरा या फिर पाटलिपुत्र। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पालिमबोथरा को ही मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नाम से पुकारा था। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने किसे 500 हाथी उपहार में दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस निकेटर को ही 500 हाथी उपहार में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए दोस्तों,
तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 298 ईसा पूर्व को ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने कुल कितने वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया था? 24, 28, 29 या फिर 20? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 24 वर्षों तक। साथियों 322 ईसा पूर्व में वह गद्दी पर बैठा और 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। तो साथियों आप इसमें से घटा लीजिए, तो साथियों इसका राइट आंसर आ जाएगा 24 वर्षों तक ही चंद्रगुप्त मौर्य ने सफलतापूर्वक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जैन परंपरा के अनुसार किस स्थान पर हुई थी? श्रवणबेलगोला, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या फिर मगध? साथियों ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रवणबेलगोला, जो कि साथियों कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक की चंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला पर है और साथियों यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार उपवास रख के अर्थात भूखे रह करके अपने प्राणों का परित्याग किया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रवणबेलगोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो साथियों लाइक जरूर करिएगा। संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहकर पुकारा गया था? बताइए दोस्तों, धर्मावलंबी, अमित्रोकेटस, वृषल या फिर शत्रु विनाशक? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वृषल। और दोस्तों वृषल का शाब्दिक अर्थ होता है शूद्र का पुत्र या फिर सर्वश्रेष्ठ राजा। तो साथियों इसका याद रखिएगा, वृषल का अर्थ ही होता है शूद्र का पुत्र। और मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? वह लिखी थी विशाख दत्त ने, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु किस विश्व प्रसिद्ध गुरुकुल के आचार्य थे? आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? वह थे कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य कहते हैं, या फिर उनका विष्णुगुप्त एक और उपनाम भी है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। तक्षशिला के ही आचार्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात मगध की गद्दी पर कौन शासक बैठा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथियों यहाँ कई बार डाउट पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन में आपको बिंबिसार भी मिलेगा और बिंदुसार भी मिलेगा। लेकिन साथियों याद रखिएगा, बिंबिसार थे हर्यक वंश के संस्थापक, वृहद्रथ थे मौर्य वंश के अंतिम शासक और अशोक थे बिंदुसार के पुत्र। और साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात मगध की गद्दी पर बिंदुसार ही बैठे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहकर पुकारा गया? भद्रसार, सिंहसेन, तिष्य या फिर महेंद्र? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भद्रसार कहकर पुकारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया, तो फिर यूनानी ग्रंथों में क्या कहा गया? साथियों ये इसी प्रकार से कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। 2018-17 का पीसीएस एग्जाम आप यूपी का उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको ऐसे ही प्रश्न ये पूछा गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमित्रघात। और अमित्रघात का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु विनाशक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? शैव, नाथ, वैष्णव या फिर आजीवक? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आजीवक संप्रदाय का ही था बिंदुसार। और साथियों आज का अंतिम प्रश्न ये आपके लिए प्रश्न है, आपको इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना होगा और बताना होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? धम्मप्रिय, प्रियदर्शी, आगम प्रिय, वैरात प्रिय? साथियों वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, अपने सभी साथियों में शेयर जरूर कर दीजिए। और साथियों यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव को दे सकते हैं। और यदि कोई भाई बहन पहली बार चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बगल में दिखाई देने वाली बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कर ले। तो चलिए साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।